क्वेश्चन आपका यही है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या होते हैं, क्या क्या, यानी कि आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ हम यूज करते हैं, दैनिक जीवन में जो भी पदार्थ यूज किया जाता है, या तो वो अम्ल होता है, या तो भस्म होता है, या तो आपके पास लवण होता है। अम्ल की अगर हम पीएच मान की बात करते हैं तो अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होते हैं, कम। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से ज्यादा, और लवण में 7 के यानी कि दैनिक जीवन में सबसे पहला चीज आता है कि भैया हम लोग बचेंगे तब तो पीएच मान का उपयोग और करेंगे। तो बचने के लिए हमें क्या खाना पीना खाना होगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम खाना को खाते हैं या किसी भी तरह का भोज पदार्थ को खाते हैं, तो भोज पदार्थ को खाने के बाद हमारे पेट में जाकर के वो पच जाता है, समझ गए। यानी कि अब कहा जाता है कि पेट में भोजन पचता क्यों। तो देखिए बात ऐसा है कि हमारे पेट में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका पीएच मान 1.0 होता है। यानी कि पेट में उपस्थित जो अम्ल होता है उसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, और वो एक प्रकार का अम्ल होता है जिसे हम अमाशय रस के नाम से जानते हैं, और अमाशय रस का पीएच मान 1.0 होता है। अब देखा जाता है यहाँ पर यह चीज कि कोई भी भोज पदार्थ को हम खाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड वहां पर एक्टिव हो जाता है। आपका पेट एक्टिव होने के बाद उसको डाइजेस्ट करना धीरे धीरे क्या करता है, शुरू कर देता है। यानी कि डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए वो खाना आपका क्या हो जाता है, पच जाता है। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के कारण आप जो कोई भी भोज पदार्थ खाते हैं वो आपके पेट में पचता है। जिसका हाइड्रोजन क्लोराइड पेट में कम स्रावित होते रहते हैं वो खाना जल्दी उसको पचता नहीं है। यानी कहने का मतलब कि अगर पेट में आपका कभी कभी हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा कम बन रहा है तो आपका अनपच का शिकायत हो जाता है। यानी कि आपको अनपच हो जाता है, पचता नहीं है, वो आपका कह सकते हैं कि वोमिटिंग वगैरह, लैट्रिन वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से पेट में कभी कभी दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन को पचाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि आपके पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आप जो पदार्थ खाते हैं उस पदार्थ को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये पीएच का महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या चीज था, दांतों पर प्रभाव। देखिए दांतों पर प्रभाव पीएच का क्या, पिछले क्लास में भी बताए थे इस बात को बहुत पहले, जब अम्ल भस्म से हम लोग बात कर रहे थे उस समय बताया गया था कि दांत जो हमारे पास होते हैं ये कैल्शियम का बना होता है। दांत क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम। अब ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम बोलती है तो दूसरा के दांत जाके चूर देना खाना, कि अगर कैल्शियम की कमी है कैल्शियम पूरा कर, और खाने वाला कैल्शियम नहीं होता, ठीक है, वो चबाने वाला कैल्शियम बड़ा कठोर होता है। दांत बहुत ही क्या है, कठोर पदार्थ। अब देखिए जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो देखते होंगे कि आपके मुंह में, यानी बासीय मुंह जब रहते हैं तो आपके मुंह में एक प्रकार का परत जमा हुआ होता है। वो परत कैसा होता है, अम्लीय परत। वो कैसा परत होता है, अम्लीय। यानी कि उस समय सुबह सुबह हमारा मुंह का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। लेकिन जैसा ही टूथपेस्ट हम लेते हैं, और टूथपेस्ट एक प्रकार का भस्म होता है, लवण युक्त होते हैं, भस्म युक्त होते हैं, लवण युक्त होते हैं।
अब वहां पर क्या किया जाता है कि आप ऐसे करके रगड़ते हैं, यानी कि साफ करते हैं दांतों को, तो आपका मुंह में उपस्थित जो अम्ल था, दांतों में एक परत जो जमा हुआ था अम्ल का, उससे रिएक्शन कौन करता है? भस्म करता है। अगर भस्म रिएक्शन करेंगे अम्ल से तो लवण बनाएगा, और लवण अगर रिएक्शन करेगा आपके दांत से या मुंह से तो क्या चीज बनाएगा? भस्म बनाएगा, क्योंकि इसमें उपस्थित आपका क्या चीज है? अम्ल। तो इस कारण से अम्ल को भस्म से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा दांत क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। अब बताइए, भस्म पदार्थ टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा, और मुंह में उपस्थित जो लेयर जमा हुआ था सुबह उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अब वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा? लवण बना देगा, यानी कि आपका मुंह एकदम सुंदर बना देगा। नहीं मतलब मुंह के भीतरे वाला पार्ट नहीं जाता। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर पॉइंट पे। क्या चीज था जी? हाँ, ये सब पॉइंट पहले भी आपको बता दिए, लिखवाए होंगे, जैसे ही ढेर बच्चा समझ गया होगा। देखिए, आप जब खाना बनाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं दैनिक जीवन में, तो खाना बनाने के बाद क्या होता है कि बर्तन में एक प्रकार का धब्बा लग जाता है। अब तो बड़ा कम लगता है, पहले के दिनों में चूल्हा पर जब खाना बनता था उस समय सबसे ज्यादा करिया बर्तन हो जाता है ना, करिया कलूठा बर्तन हो जाता है। अब कहा जाता है कि अब वो साधन है नहीं, अब सबके घर में सिलेंडर है, तो हल्का सा मतलब कि काला होता है, ज्यादा काला नहीं है। अगर फिर भी काला अगर हल्का फुल्का रहता है उसको धोते हैं, तो धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पॉट साबुन यूज करते हैं, नींबू वाला साबुन यूज करते हैं, विम बार यूज करते हैं। तो बर्तन धोने वाला साबुन में क्या चीज की उपस्थिति होती है? अम्ल की, यानी नींबू की। तो नींबू एक प्रकार का क्या चीज है? अम्ल है। तो अम्ल की उपस्थिति किसमें हुआ? बर्तन धोने वाला साबुन या सर्फ। अब कहा जाता है कि आपका जो बर्तन में काई जमल था, समझ गए, जिसको बोलते हैं कौन चीज? कारिक जमल था, वो एक प्रकार का क्या चीज था? भस्म। उसका पीएच मान 7 से अधिक है। अब क्या होता है कि उस भस्म को मिटाने के लिए हम क्या चीज से अभिक्रिया करवा रहे हैं? अम्ल। तो जैसे ही भस्म से अम्ल अभिक्रिया करता है, हमारा बर्तन एकदम चमकदार हो जाता है, नहीं यानी साफ हो जाता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये भी। चौथा पॉइंट देखते हैं कि हम लोग ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा कुछ काम कर लिए, ज्यादा खेल कूद कर लिए, या शारीरिक कोई भी मेहनत कर लेते हैं, तो हमारा शरीर में क्या होता है कि दर्द हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। तो शारीरिक मेहनत करने पर हमारे शरीर में दर्द हो जाता है, यानी लगता है मैया जो मैया बस कोई काम न होता हो, ठीक ना। अगर कोई कह दिया कि जा कुछ लेके आओ बाजार से, दौड़ धूप के आए हो, और बात कर दिया कोई कि जो सामान लेगा तो लगता है 2 तलाक दे दो ना, ऐसा बैग सब काम हम ही करे जाए। अब देखिए बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा। अब थकान जब आपके शरीर में होता है तो थकान के समय आपका पूरे शरीर में अम्ल की उपस्थिति हो जाती है, यानी कि जितने आपके मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होता है, वो मांसपेशियां में थकावट आ जाती है, समझ, यानी थका खून हो जाता है। अब वहां पर आपका खून जो जम गया है, यानी कि थक गया है, आपका शरीर में वहां पे अम्ल की उपस्थिति हो जाती है। मतलब कहीं कस के हम दौड़ लिए, शारीरिक मेहनत किसी भी प्रकार का अगर हम कर लिए तो शरीर लगता है, समझ गए। तो इसका मतलब है कि उस भाग में क्या चीज हो जाता है? दर्द आ जाता है। गोड़ हाथ में कहा गया? दर्द आ गया। और दर्द एक प्रकार का अम्ल, दर्द एक प्रकार का क्या चीज है? अम्ल। अब उस अम्ल पर हम क्या करते हैं? क्षार का उपयोग करते हैं। तेल हम लोग लगाते हैं ना, तो तेल एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है। तेल एक प्रकार का क्या होता है? क्षारीय पदार्थ। सरसों तेल डाल करके लिए मलबा में से मार के हैंडल टच कर दिए, समझ गए, एकदम सटा के रगड़े कस के। अब कस के रगड़ने के बाद क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर में कौन सी उपस्थित था? और ऊपर से उसको कौन सी से रिएक्शन करवा? भस्म से, क्षार से। तब बताइए कि अम्ल क्षार से विक्रिया करके क्या बना देगा? लवण, यानी कि आपका दर्द हो जाता है छू बनकर, हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है, और जहाँ पर थकावट आपके शरीर में आते हैं वहां पर अम्ल की उपस्थिति बन जाती है। अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो वो तुरंत छूमंतर हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है।
पैसा देखिए, साधारण नमक में पहला पॉइंट, साधारण नमक को खाने वाला नमक कहा जाता है। खाने वाला नमक कहा जाता है। खाने वाला नमक कहा जाता है जिसका सूत्र NaCl होता है। जिसका सूत्र NaCl होता है। NaCl होता है। खाने वाला नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण के रूप में नमक तथा जल का निर्माण होता है। लवण के रूप में नमक तथा जल का निर्माण होता। देखिए बाबू, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करवा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का भस्म होता है और HCl एक प्रकार का अम्ल होता है। जबकि इस कंपाउंड में आगे है हाइड्रोजन का अम्ल और पीछे है OH का निकल गया भस्म। अब बताइए ये वाला प्लस माइनस, प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस के साथ कौन जाएगा? यहाँ पर ये क्या बना देगा? NaCl। और ये जाएगा एक OH के साथ क्या बना देगा? यहाँ पर हम आराम से लिख सकते हैं NaCl प्लस H2। यह कौन सा नियम होता है? तो प्रयोगशाला विधि द्वारा हम नमक बनाते हैं। किस विधि द्वारा? प्रयोगशाला विधि। चलिए इसको नोट कर दीजिए। प्रयोगशाला में पहले हम लोग पढ़ते थे ना, मास्टरवा लिखाता था प्रयोगशाला विधि द्वारा, तो हम लोग लिख के करते थे प्रयोग के बाद सर तो शाला हमारे बड़े बदमाश था ना जी। एक मास्टर थे हमारा महेश सर, कहते थे कि मास्टर बनेगा ना बाबू तो पता चलेगा कितना कष्ट होता है जिंदगी ना का। हम लोग सोचते थे कि बुरावा मास्टर ही तो ऐस करी थे, समझ गया। अब हमनी के कही थे कि नहीं बोल के अच्छी करना, जैसे धोनी के भी लगता होगा कि मास्टरवा तो एकदम पूरा ऐस करता होगा, ऐसा नहीं लगता, लेकिन पता चलेगा जब आओगे ना तब। ऐस देखना है सरकारी मास्टर के, हमारे अर्जुन सर के जा करके बैठ जाइए, 35,000 महीना आ रहा है। हमरा तो लग जाएगा कंप्यूटर भी 1600 स्कूल में रखने
जाइए आराम से खा पी के यहाँ से और आके जरा बिछौना बिछा के फादम सूतिए। तो आराम से क्या कीजिए कि बढ़िया एगो गाड़ी ले लीजिए, वही गाड़ी से फोरचकवा से जाइए और सूते की व्यवस्था नहीं है तो गाड़ी पर एकदम आराम से बिछाइए, सब खेती रात सुते रहे। कोई जांच में आवे तो उठ के खाली कहे हाँ जय जी बोलिए, गाड़ी में सुतल नहीं थे, गाड़ी में डाउट क्लियर कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख के ना इसको कॉपी पेस्ट करके साइड में डाल लीजिए, लिखा जाए आगे। क्या सवाल के लिखिए। भारत देश में नमक का मुख्य स्रोत, भारत देश में नमक का मुख्य स्रोत समुद्री जल तथा चट्टाने हैं। 95% साधारण नमक, 95% साधारण नमक समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से जब नमक बनाया जाता है तो समुद्री जल से जब नमक बनाया जाता है तो उसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सब कॉमा दे के लिखते जाना। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। फिर इसे नमक कारखाना में ले जाकर अशुद्धि को हटाते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड
आयोडाइड की मात्रा मिलाकर, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाकर साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक मिलाकर, साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। लिखिए, नीचे लिखिएगा नोट में एक पॉइंट। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। घेंघा रोग उत्पन्न होता है। बता रहे हैं पूरा टेंशन। देखिए, आपके शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए, समझ गए, जनरली महिला लोग के शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि घेंघा रोग सबसे ज्यादा महिलाएं लोग में पाया जाता है। इसके पीछे रीजन है कि महिला लोग जो होती हैं वो सबसे ज्यादा नमकीन पदार्थ खाएंगी। समोसा हो गया, गोलगप्पा हो गया, समझ, उसमें नमक के साथ साथ बहुत सारे केमिकल मटेरियल मिले होते हैं, समझ गए। अब कहा जाता है इस कारण से उसको आयोडीन की कमी नहीं होता। लेकिन अगर किसी मानव में महिला और पुरुष दोनों आते, किसी मानव के शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसके शरीर में एक घेंघा रोग होता है। ये घेंघा रोग को थायराइड के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे थायरॉक्सिन ग्लैंड एक होते हैं। ये थायरॉक्सिन ग्लैंड में आयोडीन की मात्रा कम होने से आपके शरीर में यहाँ पर जो थायरॉक्सिन ग्लैंड होते हैं, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में उत्पन्न कम करते हैं। अब जब थायरॉक्सिन आपके शरीर में हार्मोन कम होगा उत्पन्न, तो आपको यहाँ पर एक बीमारी उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्या चीज, थायराइड। समझ, अब थायराइड दो प्रकार के होता है। कोई के शरीर में क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन काफी मात्रा में निकलता है। अब कोई के शरीर में कहा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन उसके शरीर में कम निकलता है। तो जिसके शरीर में ज्यादा निकलता है उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी कहते हैं, और जिसके शरीर में कम निकलता है उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो एक होता है हाइपर, तो हाइपर मतलब ज्यादा निकल अगर रहा है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो हाइपर थायराइडिज्म बीमारी होगा। अगर आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड जो यहाँ पे होता है, इस ग्लैंड से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलते हैं तो वहां पर आपका उत्पन्न होता है हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी। यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी में क्या होगा कि आपका शरीर जरा फैलते जाएगा, शरीर में जरा थकावट आ जाएगा। शारीरिक मेहनत कोई भी कीजिएगा तो आपको तुरंत भर में क्या हो जाएगा, थकावट महसूस होने लगेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको थायराइड हो गया तो आप मर जाइएगा, समझ गए। इसका समाधान है, दवाई वगैरह आता है, थायरॉक्सिन का टैबलेट आता है, उस हार्मोन वाला जो टैबलेट यूज करते रहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वो प्रलब्ध आएगा, अधिक मात्रा में हमें नमक खाना है, अधिक मात्रा में आयोडीन पदार्थ खाना है, जिससे हमारे शरीर में आयोडीन बैलेंस हो। आयोडीन बैलेंस होगा तो घेंघा रोग उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, यानी वही घेंघा रोग, गला का रोग उत्पन्न होगा। अब ऐसा बात नहीं है कि घेंघा रोग जब आपका होगा तो वो ठीक नहीं होता, हो जाता है।
अब देखिए कभी कभी घेंघा रोग में क्या होता है कि घेंघा रोग जो आयोडीन की कमी से जब होता है तो किसी किसी महिला या पुरुष का गला पूरा सूज जाता है। कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा फूल करके बाहर मासा निकल जाता है, समझ गए। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि गला में सूजन आ जाते हैं आयोडीन की कमी से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। अब आते हैं जगह पर, हटिए, तो उससे आपका थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा आपके शरीर में बनना शुरू हो जाए, जिससे आपका अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो वो कहा जाता है कि हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म जब आपके पास होंगे तो आपका शरीर पतला दुबला होता है, समझ, यानी कि दुबलापन का शिकार होते जाइएगा। और अगर हाइपर थायराइडिज्म आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल रहे हैं तो आप मोटाइते जाइए, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए बात, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। खाने वाला नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। कहा जाता है कि जहां तक कि अगर हम बात करें तो भारत में 95% जो नमक प्राप्त किए जाते हैं वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जिस राज्य में समुद्र है उस राज्य में समुद्र से नमक की खेती की जाती है। अब नमक की खेती किया जाता है कैसे, हो समुद्र के चारों तरफ, यानी कि समुद्र का पानी होता है वहां पर उसका जो खाली जगह होता है वहां पर समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं। अब बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण क्या होता है कि समुद्र का पानी जब झोंका मारता है तो उस गड्ढा में जाकर के पानी क्या हो गया, जम गया। और जमने के बाद क्या होता है कि वहां पर 5 दिन 10 दिन का समय लेता है और समुद्र का पानी इवोपरेट होकर के बाष्पीकृत होकर के वो किधर चल जाता है, ऊपर की। लेकिन उसमें जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति है, मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है, अशुद्धि भी उसमें उपस्थित होता है और शुद्धि भी उपस्थित होता है। तो शुद्ध पदार्थ हमें क्या चाहिए, NaCl चाहिए। तो NaCl को बस हम रख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, रास्ता से हम लोग आगे निकल गए, KGF फिल्म में देखे हो ना, तो आगे बढ़ जाता है, कभी पीछे आता है, सकली वे में चलते हैं। समुद्र के किनारे कहा जाता है बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है और गड्ढा में आकर के क्या जम गया, पानी। अब पानी जब जमता है तो पानी धीरे धीरे वो इवोपरेट हो गया। इवोपरेट होने के बाद क्या होते हैं कि वहां पर एक पतली परत बच जाता है, सफेद कलर का क्या बच गया, पतली परत। अब उस पतली परत को जाकर के चपाड़ उपाड़ से उठा करके उसको ट्रक में भर लिया जाता है। अब भर करके कहाँ लाया जाता है, कंपनी कारखाना। अब नमक का जो कारखाना है वहां पर उसको पहले प्यूरिफिकेशन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको अलग किया जाता है, अशुद्ध पदार्थ को अलग किया जाता है। अशुद्ध पदार्थ के रूप में आपका मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब की मात्रा को हटा लिया जाता है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, समुद्री जल में अशुद्ध पदार्थ होते हैं। और जो शुद्ध पदार्थ होता है सोडियम क्लोराइड, उसको अलग कर लिए जाते हैं। और फिर कारखाना में क्या किया जाता है कि NaCl में यानी कि सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाया जाता है। यानी पोटेशियम आयोडाइड कहने का मतलब Ki, यानी कि NaCl में Ki की मात्रा मिला करके नमक को क्या बनाया जाता है, आयोडीन युक्त। अब आयोडीन युक्त जब आप नमक खाइएगा तो उसका टेस्ट कुछ अलग लगता है और साफ साफ वो होता है। यानी कि हमारे पास जो नमक आते हैं ये सब नमक कहा जाता है कि प्यूरिफाई करके आता है। ये सब क्या चीज से बना हुआ है, समुद्री जल से। तो समुद्री जल से बना हुआ नमक होता है, चाहे वो टाटा साल्ट हो या अन्नपूर्णा साल्ट हो या कोई भी साल्ट की अगर हम बात करें तो सभी साल्ट आपका क्या चीज से बना हुआ है, समुद्री जल से। और समुद्री जल से बनाया जाता है और उसमें आयोडीन, नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड मिला करके हम नमक को आयोडीन युक्त करते हैं और उसके बाद सब्जी में, मटन में, चिकन में, गोलगप्पा में, सब चीज में डाल करके गुजर खाते हैं।